आज़िज़ दोस्तों नमस्कार। आज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान का कीमा तो बनता जा रहा है। मैं आना चाह रहा हूँ तुर्की और सीरिया के मसले पे। उससे पहले डॉक्टर असरा नोमानी ने एक ट्वीट की जिस पे मुझे सारी चीज़ें याद आईं। अहमद उमर सईद शेख, पाकिस्तान ओरिजिन का ब्रिटिश, ये टेररिस्ट मुख्तलिफ जिहादी ग्रुपों में ये रहा। हरकतुल अंसार और हरकतुल मुजाहिदीन से इसने अपने टेररिज्म के कैरियर की शुरुआत की 90s में, और भारत की उस वक्त की स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में आतंक के अंदर ये धंसा हुआ था। बाद में इसने जैश मोहम्मद ज्वाइन कर ली और अल कायदा और जैश मोहम्मद एक साथ मिल के चलते थे। 94 में भारत ने इसको अरेस्ट कर लिया। वेस्टर्न टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट को अगवा करने के जुर्म में इसको 94 में भारत अरेस्ट कर लिया। वो भारत की जेल में था, लेकिन 1999 में जो भारत का हवाई जहाज अगवा करके अफ़गानिस्तान कंधार लेके गए थे, जिसके बदले में जो कैदियों को छोड़ा था, उसके बदले में इसको छोड़ के पाकिस्तान भेजा। ये पाकिस्तान जाके ज़ाहिर इसको और कुछ आता नहीं था, तो ये वहाँ भी टेररिज्म करता रहा। 9/11 के बाद ये कराची में था, पाकिस्तान में था, और एक अमेरिकन यहूदी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल 2002 में वेस्टर्न वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से अल कायदा के लीडर्स से इंटरव्यू करने के लिए आया। तो ये खालिद अहमद उमर सईद शेख है ना, इसने डैनियल पर्ल से कांटेक्ट में रहा और उसने कहा मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवा दूंगा। और फिर डैनियल पर्ल आया, डैनियल पर्ल को इसने अगवा किया और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के साथ डैनियल पर्ल का गला काट के मार दिया। पाकिस्तान ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका मांगता रहा कि ये हमारा मुजरिम है, हमारे सिटीज़न को मारा है। पाकिस्तान ने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि ये अमेरिका जाके सारी पोलें खोल देता कि हमारे पीछे ISI है भाई, हमारे को फलां जनरल पैसा देता है, हथियार देता है, फलां जनरल हमारी एकोमोडेशन का बंदोबस्त करता है, फलां जनरल हमें इन्फिल्ट्रेशन के लिए आगे भेजता है, पूरा प्लान आर्मी के फलां फलां जनरल हमें देते हैं। इसने पोल खोल देनी थी, इसको नहीं भेजा। पाकिस्तान की जेल में इसको सज़ा भी दे दी, जेल में रहा। 2021 में 19 साल बाद इसको रिहा कर दिया। अमेरिका का उस वक्त का प्रेसिडेंट जो बाइडेन चीखता रहा कि ये जुल्म है, तुमने एक टेररिस्ट को आज़ाद कर दिया। उसको आज़ाद कर दिया, घूम फिर रहा है, मज़े से अय्याशी कर रहा है। असरा नोमानी एक पाकिस्तान ओरिजिन की जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अभी सेनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने डैनियल पर्ल के हवाले से एक टेस्टिमनी दी, एक स्पीच की। आपको सिर्फ आधे मिनट की मैं उसमें आपको सुनाता हूँ। The hate that killed Danny Pearl on the streets of Karachi is now in our streets. It's on our campuses. It's a frightening network of the far left and the Islamist groups. Nobody in this room can support their ideals. Their ideals are against individual liberties and free enterprise. They want to destroy the United States of America. They want to destroy Israel. And our young Jewish students on campuses, our younger Dannies, are in their crosshairs. अजीज दोस्तों, बात आती है मुसलमानों की, इस्लाम की, तो फ़ौरन ठप्पा लगा दिया जाता है कि आप एंटी मुसलमान हो, एंटी ये हो। हम एंटी किसी के नहीं हैं, हम गलत कारी के ख़िलाफ़ हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं समझता कि मैं इस्लाम से नफरत करता हूँ, इस्लाम हमसे नफरत करता है, मुसलमान हमसे नफरत करते हैं. Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred of us. In Islam itself? You're going to have to figure that out, okay? You'll get another Pulitzer, right? But you're going to have to figure that out. But there is a tremendous hatred, and we have to be very vigilant. We have to be very careful, and we can't allow people coming into this country who have this hatred of the United States. I guess the question is, and of people that are not Muslim. I guess the question is there a war between the West and radical Islam, or is there a war between the West and Islam it's itself? Radical, but it's very hard to define. It's very hard to separate because you don't know who's. इसीलिए हमें विजिलेंट होना पड़ेगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे लोगों को अपने मुल्क में आने देते हैं जो हमसे नफरत करते हैं. अजीज दोस्तों, मसला यही है. और ये अब अमेरिका में आम आदमी, देखिए अमेरिका की अब पूरी दुनिया में अब मुसलमानों की हरकतों की वजह से नफरत तो बढ़ती जा रही है. As supporters waited in line to hear Donald Trump speak tonight in South Carolina, word started to spread about his latest idea, banning all Muslims from entering the U.S. Donald Trump is now saying Muslims should not be allowed to enter this country until the U.S. figures out what's going on. Do you agree with that? Yes, I do. Why? I don't want them here. Who knows what they're going to bring into this country? We're going to bombs, ISIS, what? They need to go. He's not the only supporter backing Trump's call for a total and complete shutdown of Muslims entering the U.S. In fact, no one here we spoke with had a problem with the plan. That's a very prudent idea, and I think that he's done due diligence when he makes that statement. We have to protect our American citizens first, and the vetting process and the whole program lacks integrity. That's not true. In fact, the vetting process run through multiple agencies is vigorous. Some folks here saying not all Muslims are bad when pressed, but say they don't want to take any chances, even if some are coming to terms with it slowly. I think that they should go through screening. I mean, extensive screening. I mean, we just let terrorists into this country that did the California shooting. He's not saying screening. He's just saying no Muslim should be allowed to enter the country right now. You agree? Yes or no? It's that simple. Yes. Trump's harsh words for ISIS have also energized his supporters. On Fox recently, Mr. Trump shared part of his plan for how he'd bring down ISIS, including targeting terrorist families. You have to wipe out their homes where they came from. You have to absolutely wipe them out. It's the only way you're going to stop terrorism. Are you in favor of bombing terrorist homes? Absolutely. Absolutely. People will continue to reproduce, and they will raise children in their beliefs. Somebody just needs to go in there and take control of this. I just think it's going rampant, and I'm worried about America, worried about our safety. They're getting in. They need to be stopped. At a November rally, Trump had some of his strongest words yet. We got to go and we got to knock the shit out of these people. Why do you think that he's the guy to take on ISIS? He's got the guts to take it on. And he can build a coalition also of other people to take him on as well. आप ऐसे काम करते हो कि आपको नफरत, आपके खिलाफ नफरत होती है. आप हिंदुस्तान में चले जाएं तो हर हिंदू फेस्टिवल पे पत्थरबाजी होती ही होती है. मुझे एक मुसलमानों का फेस्टिवल दिखा दें, ईद हो, बकरा ईद हो, ईद मिलादुन्नबी हो, मुहर्रम हो, कोई हो, कभी किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की हो. मुसलमानों के इतने बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं ईद मिलादुन्नबी पे, मुहर्रम पे, लेकिन मुसलमान हर बार आपके ऊपर पथराव करेगा. तो ये हरकतें फिर उन सेक्युलर लोगों के दिलों में भी आपके लिए नफरत लेके आता है, जो हमेशा कहते हैं नहीं नहीं यार हम इन चीज़ों में नहीं हैं. मामूली मिसाल देता हूँ कि मैं कल एक सुपरमार्केट में अपनी बेगम के साथ कुछ चीज़ें लेनी थी. सुपरमार्केट के अंदर फार्मेसी है, उसमें मेरी बीवी की दवाइयाँ उधर ही आती हैं. डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटर के ज़रिए उधर ही भेज देता है.
तो वहाँ से कलेक्ट करनी होती है। अच्छा, फार्मेसी पे क्या है, कह रहे एक काउंटर होता है और लंबी लाइन होती है, 4-5 लोग होते हैं, हर आदमी को 5-10 मिनट लगते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा तुम लाइन में लगो, मैं बाहर सिगरेट पी रहा हूँ गाड़ी के पास खड़ा होकर। मैं पार्किंग में आया, गेट के सामने पार्किंग थी, पार्किंग के पास खड़ा होकर मैं सिगरेट पी रहा था। तो एक साहब आए, मैं पहचान गया कि अपने भारतीय भाई हैं। करीब आए और मुझे कहते हैं, इंग्लिश में बोले आपको मैंने कहीं देखा है, अगर आप बुरा ना माने तो आपका ताल्लुक यूट्यूब से तो नहीं है? मैंने कहा जी जी। तो आप वही है ना जो भारत के लिए बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए? मैंने कहा वही, मैं अपना मोबाइल में निकाल के दिखाया। मैंने कहा यही चैनल? हाँ, आरिफ अजा की, आप बिल्कुल वही हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप इसलिए नहीं कि आप पाकिस्तान को गाली देते हैं, इसलिए कि आप हकीकत बताते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ हूँ, अगर इंसान का बच्चा होता पाकिस्तान तो मुझे उससे के खिलाफ ये बात करनी ही नहीं पड़ती। मुझे आज मजबूरन ये चीज़ें कहनी पड़ रही हैं कि ये मुल्क का ख़त्म होना। फिर खैर काफ़ी देर बात हुई, उन्होंने कहा कि हम गोवा से हैं और गोवा में प्रो मोदी लोग नहीं हैं, और कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ इसलिए कि मोदी जी मेरे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं, मेरे देश को काफ़ी ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि एक एतराज़ है कि रिलीजन के हवाले से भारत की अंदर जनता में डिवीज़न पैदा हुई है बीजेपी के दौर में, और ये गोवा के लोग इसको पसंद नहीं करते। तो इस हवाले से ही गोवा के लोग, मैंने कहा देखें आप के लोग जो गोवा के लोग हैं वो अगर मोदी जी को पसंद नहीं करते तो ये उनका राइट है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में ज़रूरी नहीं कि हर आदमी मोदी जी का फ़ैन हो या मोदी जी का वोटर हो, ये डेमोक्रेसी है, उनका ये जेन्युइन राइट है कि वो मोदी जी को नापसंद करें। लेकिन मैंने कहा एंटी बीजेपी होना गलत बात नहीं है, अगर आप एंटी भारत हैं तो गलत बात है। तो बोला नहीं, वो भारत से तो प्यार करते हैं, गोवा के लोग अपने देश को बिल्कुल प्यार करते हैं। बोले मैं आपका फ़ैन हूँ, मोदी जी का फ़ैन हूँ। बोले मैं जब अपनी आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ तो मेरे जो फैमिली के लोग हैं वो कहते हैं ये क्या आप इसको लेकर रोज़ बैठे होते हो, ये डिवीज़न पैदा करता है ये वो। खैर मुख्तसर बात, एक क्रिश्चियन को भी चीज़ें समझ में आ रही थी क्योंकि आज मुसलमानों का किरदार ऐसा है। अजीज़ दोस्तों, मसला ये है कि तुर्की की तरफ आते हैं। तुर्की में मुसलसल आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पे आ गए क्योंकि अब तैयब अरबगान बिल्कुल तुर्की को अल-कायदा बना के बैठा हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान ने इस्लामाइजेशन की है पाकिस्तान की, 79 में ज़ियाउल हक ने आके जो किया, वैसे तो भुट्टो ही अपने आखिरी दौर में, भुट्टो वॉज नॉट ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उसको नमाज भी शायद पढ़ने नहीं आती थी, ऑक्सफोर्ड में पला बड़ा है, ब्लैक डॉग विस्की रोज़ इसको चाहिए होती थी। लेकिन पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का रंग देख के इसने इस्लामाइजेशन शुरू की और फिर इसके बाद ज़ियाउल हक ने तो सत्यानाश कर दिया। तो आज अरबगान 25 साल से रूल कर रहा है, तुर्की का नक्शा ही बदल दिया है। लेकिन तुर्की के लोग बांग्लादेश के लोगों की तरह इस्लामाइज नहीं हो गए, लोग इसके खिलाफ हैं। कहा जाता है कि अरबगान इलेक्शन जीतता है, अरबगान फ्रॉड है। आज से कुछ साल पहले म्यूनसिपल इलेक्शन हुए थे मेयर्स के, तो इस्तांबुल, अंकारा, इज़मिर 3 बड़ी सिटीज़ के मेयर के इलेक्शन अरबगान की पार्टी हार गई थी। इसने वो इलेक्शन नलीफाई कर दिए और उन इलेक्शंस का ख़त्म कर दिया कि नहीं, और नए इलेक्शन करा के फ्रॉड से अपने उनको जितवाया। अब वापस ये फ्रॉड से इलेक्शन लड़ना चाहता है। तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये अब नहीं लड़ सकता इलेक्शन, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन 3 या 2 या 4 बार आप, ये पहले प्राइम मिनिस्टर रहा था फिर प्रेसिडेंट बना था, तो अब ये मेरा ख्याल है 2 बार प्रेसिडेंट रह चुका है, अब ये नहीं लड़ सकता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना चाह रहा है। जिस तरह इजिप्ट में जनरल सीसी ने अपने आप को 2036 तक का बना दिया है और इसके बाद भी वो मरते दम तक रहेगा, ये यही चीज़ करना चाह रहा है। तुर्की के लोग
स्टिल दे आर नॉट बांग्लादेशी। ये फिर भी यूरोप में है ना, तो इसलिए इनको चीज़ों का पता है। एक मुसलसल और दूसरा सीरिया में जो तुर्की का किरदार है, ये जो सीरिया में जो अहमद जोलानी की जो कैबिनेट बनी है वो सारे तुर्किश पासपोर्ट होल्डर हैं। जिस तरह तालिबान की कैबिनेट बनी थी सारे पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर थे, ये सारे तुर्किश पासपोर्ट। सेम स्टोरी। आईएसआईएस के जितने टेररिस्ट थे तुर्की के स्पॉन्सरशिप पे थे, क्योंकि बनाई तुर्की ने थी। और फिर ये भाई साहब जो टेररिस्ट है, इसकी टोपी पगड़ी हटा दी, अरबी जुब्बा हटा के, सूट पहना के इसको इंटरनेशनली प्रेजेंटेबल बना दिया। क्योंकि मतलब ये एक वेस्ट का, जैसे अभी ज़ेलेंस्की जब सूट पहन के नहीं किया था तो इसको व्हाइट हाउस में सवाल हुआ था ना कि तुम सूट पहन के क्यों नहीं आते। तो सूट पहनने का मतलब ये है कि आप पाप से धुल गए, सारे आपके जितने पाप थे सब धुल गए। तो ये सूट बूट पहन के आ गया है और इसकी अब सारी वो हो रही है आओ भगत। मतलब आप ये देखें कि इसको पूरा एक एक्सपोजर मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन का तो हिसाब ही नहीं है। यूरोपियन कमीशन ने इनवाइट किया है जोलानी को, टेररिस्ट को, डोनर कॉन्फ्रेंस के लिए, और लेकिन फिर रुक गए, इसलिए कि उसी दौरान सीरिया में इस टेररिस्ट जोलानी की पुलिस या फौज या टेररिस्ट जो हैं उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया क्रिश्चियनों का और अल्लावाइट का। अल्लावाइट इंग्लिश में कहते हैं अलवी। अलवी एक मुसलमानों का फिरका है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। हाफिज सईद भी अलवी था, हाफिज सईद कह रहा हूँ, हाफिजुल असद। और उसका बेटा जो अभी भागा था, प्रेसिडेंट था और फिर भागना पड़ा इसको रशिया, बशरुल असद, वो अलवी है। अलवी एक एक्सट्रीम शिया से भी ज़्यादा ऊपर का फिरका है और इसमें ज़्यादातर ये अली को खुदा के लेवल पे लेके आते हैं। जो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद थे हज़रत अली, उसको खुदा के लेवल पे लेके आते हैं और वो अलवी हैं। इनको ये एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी काफिर मानते हैं। उनका कत्लेआम शुरू किया तो सीरिया में, और तुर्की से बाकायदा हथियारों की खेपें आ रही थीं और तुर्की से बाकायदा टेररिस्टों की खेपें आ रही थीं। तुर्की की आर्मी के लोग सीरियन कपड़े पहन के उधर आ गए थे और ऐसा कत्लेआम हुआ कि यूरोपियन यूनियन में एक शोर उठ गया। क्योंकि आफ्टर ऑल क्रिश्चियनों को जब आप मारोगे तो फिर थोड़ा बहुत तो ये करते हैं ना शोर, वरना तो नाइजीरिया में, बुर्किना फासो में रोज़ कितने क्रिश्चियन मारे जाते हैं। नाइजीरिया में बोको हराम जो है वो कितने क्रिश्चियन मार रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो असर होता है। तो सीरिया में इस वक्त एक कयामत ढाई हुई है। ये हमारे केयर स्टारमर ने जब ये आया था जोलानी को अमेरिकन डीप स्टेट जल्दबाजी में लाई थी। क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले मैंने भी जब इसको लाए थे तो कहा था कि ये कुछ चीज़ें ऐसी करना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को आके मुश्किल का सामना करना पड़े। और ये जोलानी को रातों रात जितवाया गया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप गया था तो तालिबान से एक कतर में मीटिंग्स चल रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप हार गया। इन्होंने जल्दबाजी में तालिबान को हथियार सारे छोड़ के जैसे तैसे करके अफगानिस्तान दे के भाग गए। इसी तरह इनको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप तो जीत रहा है, तो जल्दबाजी में सीरिया का मसला इस तरह किया, बशर अल असद को भगाया। हालांकि बशर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ये बात की थी कि अवेलेबल चॉइस में सीरिया में बशर अल असद बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास असद के अलावा कोई है नहीं। हम हथियार दे रहे हैं बशर अल असद के दुश्मनों को, टेररिस्टों को, लेकिन असद इज बेटर देन टेररिस्ट। तो बाइडेन को और उसकी डीप स्टेट को पता था कि इसने आके
टेररिस्टों का सफाया कर देना है। जैसे हमास का ख़त्म हो गया, ठीक है, अब वो इधर भी असद को मजबूत करके असद से एग्रीमेंट करके सफाया कर देगा। उन्होंने कहा असद को ही भगा दो, इसके हवाले सब कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हो गई है, अब इसने कत्लेआम शुरू किया। अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो अजीज़ दोस्तों, सीरिया का हिसाब किताब बहुत ख़राब है, तुर्की का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और सबसे ज़्यादा अब यह है कि तुर्की के अपने अंदर क्या होता है। लेट्स सी, अप्रैल के 1 अप्रैल तक या 2 अप्रैल तक तुर्की में इमरजेंसी नाफिज है, प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके बावजूद अंकारा, इस्तांबुल, इज़मिर, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पब्लिक सड़कों पे आ गई है, और अरबगान के लिए थिंग्स आर गेटिंग टफ। लेकिन आफ्टर ऑल अरबगान तुर्की का आसिम मुनीर है। लेट्स सी अजीज दोस्तों क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।